नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। कोरोना वायरस बहुत ही घातक और ख़तरनाक तरीके से पूरी दुनिया को अपने शिकंजे पे लेता जा रहा है। आज जब हम भारत में और विशेष तौर पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले स्टेट उत्तर प्रदेश में लगभग सब कुछ हमने आज खोल दिया है। रिलीजियस प्लेसेस खोल दिए हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोल दिए हैं, मॉल्स खोल दिए हैं, ट्रांसपोर्ट के कई मीडियम्स खोल दिए हैं, सड़कों पर भीड़ है, बाज़ारों में भीड़ है, दुकानों में भीड़ है, लोग उमड़ आए हैं। वो भी तब जब भारत में और उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत ही रफ्तार से बढ़ रहा है। जो लोग पहले कोरोना वायरस से हमें डरा रहे थे, ये बता रहे थे कि ये प्राणघातक है, जानलेवा है, ताकतवर है, खतरनाक है, दुनिया और मानवता के लिए खतरा है, वो अब हमें ज्ञान देने लगे हैं कि कोरोना वायरस से भाइयों बहनों डरने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना वायरस कुछ नहीं कर पाएगा। देश चलाना है, अर्थव्यवस्था चलानी है। तो सवाल इस बात का उत्पन्न होता है कि क्या कोरोना वायरस भारत में आते आते इम्पोर्टेंट हो गया, या उसकी ताकत खत्म हो गई, या इतने दिनों में कोरोना वायरस ने अपना आकार बदल लिया। और आप याद करिए भाइयों बहनों, ये वही लोग हैं जो ये कहते थे, जब हम ये उस बात की वकालत करते थे कि लोग मास्क का इस्तेमाल करें, तब ये बयान देते थे ये लोग, तमाम से एक्सपर्ट्स, कि मास्क लगाने से पैनिक हो जाएगा, लोगों में डर बैठ जाएगा। आपने मास्क लगे हुए लोगों को देखकर लोगों के मन में डर बैठ जाएगा। बाद में वही लोग मास्क की वकालत करते नजर आए। फिर कहा गया, अरे अभी तो मार्च चल रहा है, अप्रैल में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा 40 डिग्री के ऊपर कोरोना की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन कोरोना तो नहीं मरा, ये और ताकतवर हो गया। दूसरी बात भी खत्म हो गई। तीसरा ये कहा गया कि ईद आते आते कोरोना खत्म कर देंगे, एकदम नष्ट हो जाएगा। तो ईद के बाद तो ये और भयानक तरीके से बढ़ने लगा। तो जब सब कुछ भड़कने लगा और सब कुछ लगातार होने लगा, तो उसके बाद हमने किया क्या कि हमने कहा अब हम सब कुछ खोल देते हैं। दुनिया का वाहिद इकलौता ऐसा मुल्क है भारत, जहां पर कोरोना वायरस पीक पे जा रहा है और वो अपनी सब चीजों को खोल रहा है। ऐसा उदाहरण दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। ये देश को खतरे में डालने की बात है। लोगों ने लॉकडाउन से बाहर तब आए जब उन्होंने पीक देख लिया। पीक के बाद नंबर ऑफ केसेस कम हो गए, मरने वालों की संख्या कम हो गई और रोजाना मिलने वाले केसेस में कमी आई। तब फेज वाइज लॉकडाउन से बाहर आए। भारत कोई इकलौता ऐसा मुल्क नहीं दुनिया में कि जो अकेला लॉकडाउन में गया और लॉकडाउन से बाहर आया। जी नहीं, दुनिया की 5 अरब आबादी लॉकडाउन में रही है। कितनी? 5 अरब। दुनिया के 150 से ज्यादा बड़े छोटे मुल्क लॉकडाउन में रहे हैं, लेकिन सब ने लॉकडाउन से बाहर आने की एक एग्जिट प्रणाली तैयार की, एक डेटा तैयार किया, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ली, सलाह ली, विशेषज्ञों से जाना समझा, एक वृहद कार्य योजना बनाई। लेकिन हमें अब सब कुछ खोल देने की जिद है। जिस वक्त हमें स्मार्ट लॉकडाउन का विकल्प चुनना था बहनों भाइयों, उस वक्त हमने स्ट्रिक्ट और कंप्लीट लॉकडाउन का विकल्प चुना। नतीजा आपके सामने आया। अब जब हमें कंप्लीट लॉकडाउन में जाना था, तब हम स्मार्ट लॉकडाउन का विकल्प चुन रहे हैं। व्हाट इज स्मार्ट लॉकडाउन? कि जिसमें एसेंशियल सर्विसेज चलती रहे, रोजमर्रा का जीवन पूरी तरह ठप ना हो, सामान्य दिनचर्या चलती रहे, लेकिन मेजर चीजों पर हम रोक लगाएं। एक जिले से दूसरे जिले में रोक लगाएं, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में, हॉट स्पॉट एरिया को सील किया जाए। ये सब स्मार्ट लॉकडाउन का हिस्सा है। उसकी विस्तार से चर्चा किसी दिन कर लेंगे, व्हाट इज स्मार्ट लॉकडाउन। और मैं कई बार डिबेट में कह भी चुका हूं ये बात। तो मैं जो बता रहा हूं, ये कोई मैं अपना शोध की हुई बात नहीं बता रहा हूं। दुनिया के दूसरे मुल्कों ने जो कुछ भी भुगता, जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी जाना, जो कुछ भी समझा, और उनकी कौम ने जो कुछ सहा, कौम मतलब जनता ने जो सहा, लाखों मौतें देखी हैं दुनिया ने। आपको पता है इस वक्त 71 लाख से ज्यादा मरीज संक्रमित हो चुके हैं। 4,09,000 लोग दुनिया में मर चुके हैं। ये कोई सामान्य वायरस है क्या? ये कोई फ्लू है क्या? ये कोई जुकाम है क्या? ये कोई सर्दी है क्या? नहीं, ये खतरनाक वायरस है। ये एक जानलेवा वायरस है जो इंसान से इंसान में फैलता है। एक संक्रमित व्यक्ति सोसाइटी में आइसोलेट होने के पहले 400 लोगों को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। ये शोध है। कोई भी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के मुंह से निकले हुए कोई भी ड्रॉपलेट्स उसके 3 घंटे तक एयरबॉर्न रहती है। 3 घंटे तक
आपको नहीं भी है और आप उस रास्ते से गुजरे तो आप शिकार हो जाएंगे। मैं डरा नहीं रहा हूं, आपको हकीकत बता रहा हूं, हकीकत पता रहनी चाहिए। अगर आगे खाई हैं तो मेरा कर्तव्य है आपको बताऊं कि आगे खाई हैं, संभल कर जाना। तो आप घरों से निकल रहे हैं, आपका रिस्क है। आप बाजार जाना चाहते हैं, आपका रिस्क है। आप मंदिर जाना चाहते हैं, आपका रिस्क है। आप ट्रांसपोर्ट मीडियम यूज कर रहे हैं, आपका रिस्क है। अब कोई आपसे ये नहीं कहता कि मास्क लगाओ, कोई कैंपेन भी नहीं चलती। अब ये कोई नहीं कहता कि साबुन से हाथ धुलना है, अब कोई नहीं कहता कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। क्यों नहीं कहते? आपने कभी इस बात को सोचा? तो ये सब किसके भरोसे छोड़ दिया गया? इस देश में आपने आज मेरे पास कुछ डेटा मौजूद है, फैक्चुअल बात करते हैं ना, पॉलिटिकल बात क्यों करें अपन। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क है, तीसरा ऐसा वाहिद मुल्क है जहां पर नंबर ऑफ केसेस सबसे ज्यादा मिल रहे हैं। ये एक हफ्ते की रिपोर्ट है। एक हफ्ते में भारत तीसरे नंबर का ऐसा देश है, यूएस और ब्राजील के बाद, अमेरिका और ब्राजील के बाद, जहां नंबर ऑफ केसेस सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं और जहां मरने वालों की संख्या भी ज़्यादा है। ये एक हफ्ते का डेटा है। एक हफ्ते में आपने देखा होगा कि 8,000, 9,000, 10,000 इस तरह से पर डे नए केसेज आ रहे हैं। यूपी भी उसी में सम्मिलित है, जहां 100 के नीचे केस रहते थे आज 500 के ऊपर आ रहे हैं। वो भी तब हम जब सीमित जांच कर रहे हैं तब आ रहे हैं। नई नई भारत में बनी मशीनों से जांच कर रहे हैं तब हमारी ये हालत है। तो हम कब इन चीज़ों को समझेंगे? 30 लाख से ज़्यादा माइग्रेंट लेबर्स दूसरे प्रांतों से यूपी आए हैं। हमें मैसिव स्केल पर उनकी टेस्ट करने चाहिए। हमने कितने टेस्ट किए हैं? माइग्रेंट्स के 1 लाख टेस्ट भी अब तक नहीं हुए हैं। तो ये सब परिस्थितियां हैं जो ये बताती हैं कि हम एक खतरनाक रास्ते पर हैं। एक पत्रकार होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आपको बताऊं कि आगे का रास्ता कठिन है, आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा हुआ है। जो लोग कोरोना वायरस के चलते सब बंद कर देने की वकालत कर रहे थे, आज वही लोग सब कुछ खोल देने की वकालत कर रहे थे। न मैं एक्सपर्ट हूं, ना आप एक्सपर्ट हैं। मैं हमेशा ये बात कहता आया हूं कि लॉकडाउन एग्जिट प्रणाली पर कोई भी फैसला पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स को करना चाहिए, इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को करना चाहिए। ये काम किसी कलेक्टर का नहीं है, ये काम किसी चीफ सेक्रेटरी का नहीं है, ये काम किसी चीफ मिनिस्टर का नहीं है, ये काम किसी प्राइम मिनिस्टर का नहीं है। ये काम पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स का है कि वो बताएंगे कि कब हम लॉकडाउन से बाहर आएँ, क्योंकि लोगों की सेहत की गारंटी और सुरक्षा ये सरकारों का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं साहब लॉकडाउन करने की ये वकालत की जा रही है, तो भाई जान की कीमत पर कुछ करोगे क्या? आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक दिन बात ठीक कही थी कि आपको दुनिया की दौलत दे दी जाए और कहा जाए इसके बदले आपको मरना पड़ेगा, तो कौन ले लेगा? कोई मूर्ख ही होगा जो लेगा। तो समझिए कि हालात विकट हो रहे हैं, खतरा 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। आपको सावधान रहना है, घर पर रहना है, मास्क लगाना है। ये बयान सुनिए, डिबेट आगे बढ़ाते हैं। नियम कायदा कानून के अनुसार ही यात्री लोग दर्शन करेंगे, नियम संयम से जाएंगे, भीड़ भाड़ कहीं भी नहीं होने पाएगी। जब मंदिर पे जाएं सैनिटाइज की व्यवस्था है और चौखट के दूरी से ही दर्शन करें और पीछे के द्वार से बाहर निकलें। 5 व्यक्ति की एंट्री है, हम उस 5 ही व्यक्ति को अंदर एंट्री देते हैं, उनका बाहर सैनिटाइज करते हैं, टेस्टिंग होती है मीटर से। उसको टेस्ट करने के बाद अगर उसको फीवर नहीं है या कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसको अंदर एंट्री करते हैं। अगर कोई ऐसी होगी तो उसको बाहर रोकेंगे। जो भी इस सिलसिले में गाइडलाइन है उस पर पूरी तरीके से अमल हो रहा है कि एट ए टाइम सिर्फ 5 ही लोग नमाज अदा कर रहे हैं और मास्क लगा कर अदा कर रहे हैं। ये शॉपिंग मॉल में अनिवार्य रूप से सभी का हैंड सैनिटाइजेशन, थर्मल स्क्रीनिंग सुनिश्चित कराई जा रही है, जो कि प्रोटोकॉल है। इसके साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग को भी अनिवार्य रूप से सबको फॉलो करना है। बस नया नया महसूस हो रहा है अभी तो फिलहाल। सेफ लग रहा है, सेफ है। तो है ही नहीं फिलहाल, जब तक वैक्सीन नहीं आएगी, अदरवाइज वही है, आना तो पड़ेगा ही। लोगों ने मॉल का अच्छी तरह सैनिटाइज किया हूँ और सोशल डिस्टेंसिंग का जैसे मेंटेन हो सके, इसलिए हम लोगों ने बहुत सारा गाइडलाइंस और बहुत सारा साइनेजेस मॉल के हर एक हिस्से में हम लोग डाले हैं ताकि लोग इसको मेंटेन करें। बहुत से लोग हो सकते हैं जो मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन इस बात से सहमत सभी को होना पड़ेगा कि खतरा पहले से 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि अब सड़कों पर लोग हैं, कौन संक्रमित है इस बेचारे को नहीं पता, किसी को नहीं पता। आपको पता है कि ये सिम्टोमेटिक यानी ऐसे लोग जिनमें लक्षण नहीं, उन्हें पता ही नहीं बेचारों को कि वो कोरोना के शिकार हैं या कोरोना फैला रहे हैं, कोरोना बांट रहे हैं। अब आपसे कोई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात नहीं करता है, अब कोई सर्विलांस की बात नहीं करता है, अब कोई किसी का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जाता ही नहीं है। तो कहाँ गई वो सब बातें? आप याद करिए मार्च से क्या चल रहा था, जून में क्या हो गया है।
खतरा बढ़ा है, आपने घर पे रहना है। मैं गेस्ट से आपका परिचय करा दूं, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। जूही सिंह जी हैं समाजवादी पार्टी से, और ओपी राजभर जी मेरे साथ मौजूद हैं, एसबीएसपी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं और फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय गुप्ता जी मेरे साथ हैं, आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, ये बताएंगे कि आज से दुकानें खुली हैं तो क्या कुछ है। वीरेंद्र सिंह जी हैं हमारे स्टेटेड, और थोड़ी देर में डॉक्टर सोमेंद्र तोमर मुझे ज्वाइन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं मेरठ से। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जूही जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूँ। देखिए, तमाम लोग हैं जो मुझसे असहमत हो सकते हैं कि मैं डरवा रहा हूँ या इस डेटा को मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो फैक्चुअल पोजीशन है वो ये बताती है कि भारत और विशेष तौर पर हम उत्तर प्रदेश में एक खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। और आज हमने सब कुछ ओपन कर दिया है, अब सब चीज़ रिस्क पे है। ऐसे में हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और सरकारों ने क्या करना चाहिए? ब्रिजेश जी, आप तो जब से ये महामारी आई है तब से लोगों को सचेत कर रहे हैं। इसके पहले कि सरकार ने भी संज्ञान लिया, आपने इस पर लिखना शुरू किया। हमारे साथ कठिनाई ये है कि लॉकडाउन का एक दिन में बदलता स्वरूप, हमने समाज के एक तबके को तो लॉकडाउन कर दिया, लेकिन अगर हम देखें तो लॉकडाउन का अनुपालन हुआ कहाँ? जैसा कि आप कह रहे हैं कि 30 लाख मजदूर, प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश आए, जिन लोगों को अपना रोजगार रोज कमाना था और खाने की कठिनाई हो रही थी, रहने की कठिनाई हो रही थी, उन्होंने पलायन करना भी शुरू कर दिया। अब सब कुछ खोल दिया गया है तो खतरा बढ़ा ही है, केसेस निरंतर बढ़ रहे हैं। आंकड़ा आपने दिया ही है। हम कितना आत्मसंयम अपने ऊपर रख सकते हैं, कितना अपने को निर्धारित कर सकते हैं, ये आवश्यक है। ज़रूरत हो तो बाहर जाएं, मास्क लगा के बाहर जाएं, सैनिटाइजेशन करें, और ज़रूरत न हो तो अगर हम अपने ऊपर नियंत्रण कर लें तो शायद हम भी बच सकते हैं। और मैडम, मुझे याद है मार्च में हमें खूब डराया गया था, कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, कोरोना आ गया जी, ठीक, तो हम डर गए। अब आप कह रहे हैं कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना के साथ जीना है। पहले मैं कहता था मास्क लगा लो तो कहते थे आप फियर क्रिएट कर रहे हैं, लोग डर जाएंगे, समाज में क्या होगा कि हर आदमी मास्क लगा के घूम रहा है। अभी के क्या हालात हैं? क्या कोरोना कमजोर हो गया भारत आके? नहीं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्रिजेश जी, आपने तो जब वुहान में भी फैला हुआ था तब भी चित्र भी जारी किया था, और अमेरिका में जब ये तेजी से फैल रहा था, इटली में हर बार कि भारत में आएगा और भारत को इसके लिए तैयारी करके रखनी चाहिए। लेकिन हम कितनी टेस्टिंग बढ़ा पाए ये सभी के सामने ओपन है। हम कॉन्टैक्ट टेस्टिंग कर भी नहीं रहे हैं, हमारी हेल्थ सर्विसेज इतनी इक्विप्ड भी नहीं है कि अगर वास्तव में ये जब कम्युनिटी ट्रांसमिशन के आंकड़े सामने आएंगे तो क्या हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे? जी, बहुत मुश्किल होगा। ओम प्रकाश राजभर जी मेरे साथ मौजूद हैं, एसबीएसपी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं और फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, रहे हैं योगी सरकार में। बहुत स्वागत आपका भाई राजभर जी। आप पब्लिक से बहुत मिलते जुलते हैं, थोड़ा अपना ध्यान रखिए और थोड़ा प्रिकॉशन लीजिए। अभी क्या आपको लगता है, अब तो सब कुछ खोल दिया गया है जबकि कोरोना वायरस का संक्रमण बड़ी तेजी से विस्तार ले रहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या किया जाना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए, पहले तो सभी साथियों को ओम प्रकाश राजभर का नमस्कार। और ये कोरोना संकट पे हम दो बात कहना चाहेंगे। देखिए, ये बीमारी बाहर से आई और 15 जनवरी से 23 मार्च तक जहाज़ों से पूरे भारत में एयरपोर्ट पर 75,04,000 लोग आए हैं, जिसमें मात्र 15,24,266 लोगों की स्क्रीनिंग हुई। 62,79,734 लोगों की स्क्रीनिंग नहीं हुई, जो एयरपोर्ट से बाहर आके पूरे भारत में वो घूम रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ITI के माध्यम से उड्डयन मंत्रालय और केंद्र सरकार की रिपोर्ट है जी। और ये जो बीमारी है, जब ट्रेन चलाने की जरूरत थी, बस चलाने की जरूरत थी, लोगों को सकुशल घर पहुंचाने की समय था, तब ये सरकार ने कदम नहीं उठाया। तब उस समय बड़े पैमाने पर गरीबों को, कमजोरों को, श्रमिकों को, मजदूरों को लाठियों से पिटवाया ये सरकार ने। और पैदल मैं आपको वीडियो दिखाऊं, मुझे तो दर्द होता है। पता नहीं ये
बीजेपी के लोगों को दर्द होता है कि नहीं होता है। एक बाप अपने 2 साल के बेटे को लादा है अपने सीने पर और माँ पीछे पीछे आ रही है, पुलिस रोक रही है तो बाप रोने लगता है और बेटे की लाश थी उसके कंधे पर, तब माँ को पता लगता है कि मेरा बेटा मर गया है। लेकिन इस सरकार को वो दौर नहीं दिखाई दिया। सैकड़ों लोग सड़क पर भूखों मर गए, उस समय लॉकडाउन कड़ाई से पालन किए जब पेशेंट 500 थे, और आज पेशेंट 2.5 लाख के ऊपर चले गए हैं तो ये खोलते जा रहे हैं। हमारे तो समझ में नहीं आता है कि ये कोरोना को फैला रहे हैं कि कोरोना को रोक रहे हैं। आज उठा के आप देखिए, ये इन्होंने एक नारा दिया कि आत्मनिर्भर बन जाइए। अब हमारे भरोसे मत रहिए, आप कोरोना से आप बचिए चाहे मरिए, अब हमसे भरोसा मत रखिए। एक वर्चुअल रैली शुरू हो गई है आजकल बिहार में, संबोधित की जा रही है। देखिए बड़े भाई, मैं आपको बता दूं, हमारी बात थोड़ी कड़वी लगेगी हमारे साथियों को जो सरकार में है। जब अटल जी की भाजपा थी तब वो भारतीय देश के विषय में सोचते थे। अब ये मोदी जी की बीजेपी है, ये भारतीय झूठ पार्टी हो गई है। ये शुरू से, जब से ये सत्ता पाए हैं और सत्ता के पहले से झूठ बोलते हुए आज तक आ रहे हैं। ऐसे विपत्ति काल में क्या रैली करना या कोई राजनीतिक आयोजन करना ठीक बात है? देखिए, बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी को देश के गरीब, कमजोर, पिछड़े से मतलब नहीं है, इनको वोट से मतलब है। अब जब गरीब मर रहा था तो अब डिजिटल इन्होंने नहीं इस्तेमाल किया। जब भूख से, प्यास से लोग मर रहे थे, ट्रेन में 80 लोग मर गए। अरे गरीब घर पहुंच गया, भूल जाता है वो। सूचना देने की आप किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? वो घर पहुंच के भूल जाता है सब। नहीं, घर भैया मेरे, इन्होंने डिजिटल रैली किया है ना, इनकी रैली पूर्ण रूप से फ्लॉप हो गई है। और वो गरीब जो जिनके पैर में छाला हुआ, जिनके चूतर पे पुलिस लाठियों से पीटा है, जिनका सर फूटा है, जिनके घर के लोग मर गए हैं, वो समय का इंतजार कर रहे हैं। शब्दावली थोड़ा ध्यान दें। जी जी, वो समय का इंतजार कर रहे हैं। जी जी जी, ऑल राइट। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, इंतजार कर रहे हैं लोग, आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ। और मैं अपने को आपके साथ संबद्ध करता हूँ कि गरीबों के प्रति आपके मन में जो हमदर्दी है और आप जो राजनीति करके यहाँ तक पहुँचे हैं गरीबों की, मैं आपकी प्रतिभा और आपके काम की सराहना करता हूँ। आप एक मेहनती राजनेता हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। आप बड़े प्रबल पैरोकार थे कि रिलीजियस प्लेसेस को खोल दिया जाए। क्यों खोल दिया जाए? क्योंकि शराब के क्या जहाँ दारू बिकती है, मुझे नाम नहीं पता, मैं खाना आपने कह रहे थे खोल दिया जाए, तो वो तो खुल गया। तो आपको बहुत बहुत बधाई कि मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद ये सब खुल गए। अब तो खुश हैं आप आचार्य जी? देखिए ब्रजेश जी, आज मैं कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पर कोई बातें नहीं करना चाहता हूँ। मैं बड़े विनम्रता से और गंभीरता से मैं आपसे आज इस तरह बहस नहीं करना चाहता हूँ जिस तरह हम लोग पहले करते थे। और आज बहुत ही संकट का समय है और मैं आपको बधाई देता हूँ, आपके चैनल को बधाई देता हूँ कि कोरोना कितना ख़तरनाक है, उससे सावधानी कैसे बरतनी चाहिए, यह आपने पूरा अपना फ़र्ज़ निभाया है। अब लेकिन मैं आज तक ये नहीं समझ पाया हूँ कि लॉकडाउन किस आधार पे किया गया था और लॉकडाउन किस आधार पे खोला। मेरी समझ में नहीं आया। हो सकता है आपकी समझ में आ रहा हो, जूही सिंह जी की समझ में आ रहा हो। राजभर जी को मैं सुन रहा था, उनकी जो पीड़ा है मैं उससे बिल्कुल अपने आप को जोड़ता हूँ। लेकिन आज मैं सरकार पे कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, मैं सरकार की कही गई बातों के आधार पर ही आज बात करना चाहता हूँ। पहली बात, जब मार्च में 1000 पेशेंट थे तो देश बंद होगा और जब 2.5 लाख से ज़्यादा हैं तो देश खुलेगा। ये सरकार को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? दूसरी बात, मार्च की घटनाएं याद करिएगा ब्रजेश जी, आप बहुत विद्वान पत्रकार हैं, आपकी स्मृति भी बहुत ही अच्छी है कि भारत सरकार के 4-4, 5-5 सीनियर अधिकारी स्वास्थ्य मंत्रालय के, गृह मंत्रालय के रोज टीवी पे बैठते थे जी, रोज टीवी पे बैठ करके बताते थे कोरोना इतना खतरनाक है, ये गाइडलाइन जारी हो गई है, कोरोना ऐसा है, कोरोना ऐसा है, ये काम करोगे तो ये होगा, ये काम करोगे ये नहीं होगा। आज 25 दिन से कोई अधिकारी टेलीविजन पे आकर ब्रीफिंग नहीं करता है।
थर्ड पॉइंट, केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज देने की बात की, उसको भी प्रमाणित करने के लिए, सही सिद्ध करने के लिए, देश की जनता को यकीन आ जाए कि हम सच में 20 लाख करोड़ का पैकेज दे रहे हैं, इसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर को 5 दिन लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के सामने वो आए। मगर आज आपको अगर याद हो या आपको दिखाई देता हो, कोई अधिकारी आपको ब्रीफिंग करता नजर नहीं आता है। क्या केंद्र सरकार ने देश की जनता को इस तरह से छोड़ दिया है कि जीना है जियो, मरना है मरो? अरे भाई यही आके बता दो कि अब कोरोना खत्म हो गया और जो लोग मरेंगे कह देना जुकाम से मर गए। वो तो कह रहे हैं कोरोना के साथ जीना सीखिए आप। जनता को इतना बड़ा धोखा जो कहते थे कि कोरोना मार डालेगा, जान है तो जहान है, अब कहा जा रहा है कि कोरोना के साथ जीना सीखिए, तो सीखिए। ब्रजेश जी मुझे आप बताइए कि एक होटल में जा रहे हैं, उसमें गाइडलाइन में पढ़ रहा था और उत्तर प्रदेश सरकार के एक बहुत बड़े अधिकारी उसको बयां कर रहे थे कि होटल में मास्क, रेस्टोरेंट में मास्क अनिवार्य है। अब मुझे बताइए, होटल में जो आदमी मास्क लगा के जाएगा वो खाना कैसे खाएगा, चाय कॉफी कैसे पिएगा? और अगर मास्क हटा के चाय कॉफी पिएगा, मास्क हटा के खाना खाएगा, तो क्या इतनी देर के लिए कोरोना भाग जाएगा? प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि सरकार या तो छुपा रही है या सरकार ये कह रही है या मान चुकी है, कह नहीं रही है, मान चुकी है कि कोरोना से अपना पल्ला झाड़ के जो जीता है जियो, मरता है मरो, चढ़ जा बेटा सूली पे, भली करें भगवान। ऑल राइट, तो मेरे साथ संजय गुप्ता मौजूद हैं, आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। संजय जी, आज मार्केट खुल गई, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल गए, दुकानें खुल गई। कई व्यापारी भाइयों के आज मेरे साथ पास टेलीफोन भी आए, अब मैंने बात भी की। एक तो किराएदारी वाली समस्या बड़ी विकट है, किराया वसूलने के लिए चढ़ बैठे हैं सब आज से ही मकान मालिक लोग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाले भी। बिजली विभाग भी लाठी लेकर खड़ा है कि लाओ पैसा। अब साहब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि फिक्स्ड चार्जेस क्यों वसूले जा रहे हैं जबकि बेचारा 1 यूनिट बिजली इस्तेमाल नहीं हुई। तीसरी चीज़ ये है कि सामान बिक नहीं रहा, सारा पैसा स्टोर है, सब जमा है, सारा पूरा साइकिल रुक गया है, व्यापार हो नहीं रहा है। अभी क्या हालात हैं मार्केट के और आप लोग को क्या फीडबैक मिला है व्यापारी भाइयों से, थोड़ा शेयर करिए। हमारे साथ सोमेंद्र तोमर भी आ गए हैं, इसके बाद उन्हें जोड़ेंगे। यस संजय गुप्ता, गो है। व्यापारियों की स्थिति बहुत ख़राब है और इस समय व्यापारियों के सामने बैंकों के ब्याज की लायबिलिटी चढ़ी हुई है। बिजली की जो ऐसे आपने बात कही, बिल्कुल सही विषय आपने रखा। व्यापारियों ने लॉकडाउन की अवधि में 1 यूनिट बिजली भी नहीं जलाई, लेकिन उसके बावजूद भी फिक्स चार्ज का उनको बिल देना पड़ेगा। इसके बिल भी और SMS लगातार आ रहे हैं। इसी तरीके से जो किराए क्या था, किराया दुकानें बंद रही लेकिन उसका किराया देना है। ये सारे विषय कहीं ना कहीं व्यापारियों को परेशान करने वाला है। इसी विषय को लेकर के आज जो शॉपिंग मॉल को अनुमति दी गई है खोलने की, लेकिन आज राजधानी सहित प्रदेश के अनेक जिलों में शॉपिंग मॉल के व्यापारियों ने अपनी दुकानें नहीं खोली हैं और उनकी ये मांग है कि जो लॉकडाउन की अवधि है उस अवधि का किराया पूरी तरीके से माफ़ किया जाए, कॉमन एरिया मेंटेनेंस शुल्क को माफ़ किया जाए। साथ ही साथ आगे आने वाले 12 महीने के लिए, चूँकि संक्रमण के चलते शॉपिंग मॉल्स में लोगों की संख्या कम आने की उम्मीद है, तो ऐसे में व्यापारियों के सामने बहुत बड़ी समस्या आएगी। तो उनकी ये मांग है कि 12 महीने के लिए किराया और कॉमन एरिया मेंटेनेंस शुल्क जो है वो कम किया जाए। एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया मॉल, एक प्राइवेट कंपनी है जो उसको किराए पे ले रही है। इसमें अंडरस्टैंडिंग तो आप दो लोग के बीच होनी चाहिए ना। उन्हीं दोनों इसमें गवर्नमेंट कहाँ से आ गई? गवर्नमेंट की कोई बात ही नहीं। लेकिन आपने ये बात नहीं कही कि भाई फिक्स्ड चार्जेस बिजली विभाग क्यों वसूल रहा है। इसके लिए भी हम लोगों ने लगातार आवाज उठाई है और आपके चैनल के माध्यम से भी पूरा देश देख रहा है, तो आपके चैनल के माध्यम से भी हम इस बात को, मतलब आपकी ये डिमांड है कि फिक्स्ड चार्ज बिल्कुल 100% फिक्स चार्जेस पूरी तरीके से माफ होने चाहिए। मैंने ये सही मुद्दा दिया आपको, बिल्कुल सही विषय। आपने व्यापारियों की पीड़ा को बहुत अच्छे तरीके से रख दिया। ऑल राइट, डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी मेरे साथ मेरठ से जुड़ चुके हैं। मेरठ दरअसल बहनों भाइयों एक ऐसा शहर है जो बहुत ही भारी मुसीबत में है। मुसीबत इस संदर्भ में है कि इस शहर में लगातार कोरोना वायरस के पेशेंट्स मिलते जा रहे हैं, पॉजिटिव केसेस मिलते जा रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा मोहल्ला हो जो अछूता हो। कारण क्या है ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरठ में ये नियंत्रण क्यों नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसको हम कैसे हैंडल करें और क्या प्रेजेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ठीक से एड्रेस कर पा रहा है। और अब जब सब कुछ खोला जा रहा है तो ऐसे में हालात क्या हैं। डॉक्टर सोमेंद्र तोमर हैं मेरे साथ, वो बताएंगे इस वक्त क्या स्थितियां हैं। डॉक्टर तोमर, गो अहेड प्लीज। ब्रजेश जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। वरिष्ठ पत्रकार है और आपने मंच दिया है हम सभी लोगों को। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ ब्रजेश जी कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में
जिस तरह से इस हिंदुस्तान को, और मैं कहूं कि पूरा विश्व आज इस बात को मान रहा है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से लॉकडाउन की शुरुआत की गई और देश की जो स्थिति है उसको संभालने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने शुरू से ही उनकी सजगता के कारण ही कि जिस तरह से एक परिवार का मुखिया अपने परिवार की चिंता करता है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पूरे उत्तर प्रदेश की चिंता की है। मेरठ की स्थिति की बात यदि मैं करूं तो शुरुआत में कुछ समस्या रही, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की जैसी जानकारी में आया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वरिष्ठ डॉक्टर, अच्छा, मैं मेरठ पे बाद में लौट के आता हूँ। डॉक्टर तोमर, मेरा आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन है, एक क्रॉस क्वेश्चन। आपने कहा कि आपने कोरोना को रोक लिया, पर लेटेस्ट डेटा आपके पास मौजूद है भारत का। दुनिया के 5 सबसे प्रभावित देशों में से एक का नाम है भारत। दुनिया के 3 टॉप 3 कंट्रीज में है जहां नंबर ऑफ न्यू केसेस ज्यादा मिले हैं, और पिछले 7 दिनों के अंदर 1 जून से 7 जून के भीतर भारत में मरने वालों की संख्या 1760 है, और आप कह रहे हैं कि आपने कोरोना रोक लिया, जबकि टॉप 5 तक पहुंचा दिया आपने। नहीं, मेरा ये कहना है विजय जी, जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूँ, मैं कोई अपना डेटा नहीं दे रहा हूँ, ये भारत सरकार का डेटा है। मैं उसी डेटा की बात कर रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत में जागरूक करने का काम, मैं कहता हूँ कि समय समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की जनता को जागरूक करने का काम किया। हम लोगों की तैयारियां, हम लोगों ने जिस तरह से हॉस्पिटल से लेकर बेड से लेकर जो व्यवस्था हम लोगों ने की है, और समय समय पर जागरूक करने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया है। सरकार समय समय पर ये आह्वान, ये लोगों से अपील करती रही है कि हम लोग सावधानी बरतें, सोशल देखिए, डिस्टेंसिंग। आप एक एमएलए हैं और करीब 12-13 लाख की आबादी को आप रिप्रेजेंट करते हैं। अभी फिर चुनाव में लड़ने जाएंगे आप। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जब नंबर आप नए केसेस डेली बढ़ रहे हो, मौतें बढ़ रही हों, उस वक्त एक विधायक के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा की कीमत पर क्या आप बाजार खोल देने के हिमायती हैं? नहीं, देखिए, मेरा ये कहना है, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपना लास्ट उनका जो स्पीच था लॉकडाउन वाले, उसमें उन्होंने आप हर बार तोमर जी मोदी जी की आड़ क्यों लेते हैं? मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूँ। परमानेंटली भाई साहब, विजय जी, परमानेंटली कोई भी सिस्टम, आप व्यापारी समय समय पर आवाज उठा रहे हैं खोलने के लिए। यदि मैं मेरठ की बात करूं, मेरठ में भी हम लोगों ने जो आउटर साइड है सिर्फ वही खोली है, जो हमारा कंटेनमेंट जोन और बफर जोन है, वो अभी भी वहां पर कोई भी व्यापारिक गतिविधियां नहीं हो रही है। तो आप सहमत हैं कि सब कुछ खोल दिया जाए, चाहे लोगों की जान जाती रहे? देखिए भाई साहब, मैंने कहा ना, सरकार ने सब लोगों को जागरूक करने का काम किया है। सरकार समय समय पर जागरूक कर रही है, और आज मैं आपको, आप एक बेहद पढ़े लिखे विधायक हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ ही विधायकों में हैं आप जो बेहद पढ़े लिखे हैं। आप मुझे स्वयं बता दें माननीय तोमर जी, कि जब नंबर ऑफ केसेज इतनी तेजी से बढ़ रहे हों, संक्रमण एक से कई व्यक्तियों में फैल रहा हो, क्या ये मुनासिब वक्त है कि आप ये सब चीज़ें खोल दें? पहला सवाल। दूसरा, मुझे 1 महीने में सरकार की कोई एक एक्टिविटी बता दें जहां आपने मास्क पहनना, साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने का कोई जागरूकता अभियान शुरू किया हो। हमें तो नहीं पता लखनऊ में बैठ के, अगर आप लोग कर रहे हो तो कृपया अवगत कराएं। मैं विजय जी भाई साहब आपको यही बताना चाहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आज हमारा कार्यकर्ता भी, चाहे वो सैनिटाइजर की बात कर रहे हैं हम लोग, चाहे मास्क की बात करें, सारा वितरण कार्यक्रम हम लोगों के चल रहे हैं। भाई साहब, आप लोग तो वर्चुअल रैली कर रहे हो, आप कौन सा अवेयरनेस कैंपेन थोड़ी कर रहे हो, आप तो वर्चुअल रैली कर रहे हो। वर्चुअल रैली के माध्यम से भी हम जागरूकता का, जो अपने कार्यकर्ता है उन लोगों को जागरूकता के लिए कह रहे हैं। पर मेरे पास जो प्रेस नोट है उसमें कहा गया है कि मोदी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों के लिए वर्चुअल रैली है, आप कह रहे हो कि अवेयरनेस के लिए है। तो लेट मी क्लियर, भी उसमें है, यदि आपने ध्यान दिया हो तो उत्तर प्रदेश यू आर सो क्वालिफाइड एंड पढ़ा लिखा एमएलए, सैनिटाइजर वितरण से लेकर कार्यक्रम है। यू आर सो क्वालिफाइड डॉक्टर तोमर, एंड आई अप्रिशिएट यू, बट आप तो कम से कम फैक्चुअल बात करें। आपके 12 लाख आपका जो वोटर है वो सुन रहा है आपको। विजय जी, आप फैक्चुअल बात करें। वही बता रहा हूँ आपको, हमारा युवा मोर्चा जो हमारी बीजेपी की यूथ विंग है, उसको ये काम दिया गया है कि सैनिटाइजर और मास्क वितरण का कार्यक्रम उनको दिए गए हैं। ओके, ऑल राइट। ट्रेनिंग दी गई है कि आप खाली झूठ बोलो, सही मत बोलो। ओके, राजभर जी प्लीज वेट। ऑल राइट, बीरेन जी हमारे साथ इस डिबेट में आ गए हैं। राजभर जी, ये तो सब जानते हैं कि सच कौन बोलता है। ओके डॉक्टर तोमर प्लीज, ओके, नो क्रॉस क्वेश्चंस। हम लोग डिबेट के दूसरे राउंड में क्रॉस क्वेश्चंस में आएंगे। बीरेन जी हमारे साथ आ चुके हैं। भाई बीरेन जी, क्या हालात हैं उत्तर प्रदेश के, थोड़ा सा प्रकाश डालें। आचार्य जी भी काफी देर से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। देखिए, उत्तर प्रदेश में
10,600 के पास करीब है कोरोना का कहर और करीब 60% लोग ठीक हो रहे हैं। यानी अगर 10,000 माना जाए तो 600 लोग ठीक हो जाते हैं, 400 एक्टिव केसेस हैं, 4,000। लेकिन भारत में 10,000 के आसपास डेली केस बढ़ रहे हैं। ये लगभग पिछले 5-6 दिनों से अब स्थिति आ गई है। 10,000, 9,500, पौने 10,000 इस तरह से रोज केस आ रहे हैं। 15,000 के लगभग हम यूपी में जांच कर रहे हैं। आज से मॉल, रेस्टोरेंट और मंदिर तमाम चीज़ें खुली हैं। खोलना मजबूरी भी है और खोलने पर आलोचना भी होती है और रेवेन्यू का सवाल है, लोगों की नौकरी का सवाल है। जब जीवन से बड़ा संघर्ष हो जाए तो निर्णय तो लेना पड़ेगा और सरकारों के सामने भी मजबूरियां होती हैं। देखिए, कोरोना ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। भारत की अर्थव्यवस्था से लेकर उत्तर प्रदेश की भी अर्थव्यवस्था कमर टूटी, व्यापारी की कमर टूट चुकी है और जीएसटी ने पहले ही जो है तमाम ठोक दिया था व्यापारियों को। तमाम लोग जानते हैं कि क्या दशा दिशा है। व्यापार का हालत बहुत खराब है। संजय जी बैठे हैं, ये भी जानते हैं। इनका कहना है कि हम माल का जो किराया है वो नहीं देंगे, उसका किराया माफ़ किया जाए, बिजली बिल माफ़ किया जाए, तब हम माल खुलने देंगे। आज कई सारे संगठनों ने लखनऊ में और कई जगहों पर इसका मॉल वाला भी तो किसी बैंक से कर्जा लेके मॉल बनाया है ना, वो किस कुएं में कूद जाए। ये सब स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि एक रोकेगा तो दूसरे का अपने आप बस आचार्य जी का क्या है, हमारा मंदिर खोल दो बस। देखिए, मंदिर तो आस्था की जगह है, लेकिन मंदिर में जो मंदिर से जुड़े लोग हैं उनका जीवन भी संकट में। खाने पीने से लेकर भगवान के दर्शन तो लोग घर में कर सकते हैं, लेकिन पंडे, पुजारी और जो धार्मिक मंदिर के कार्यक्रम से जुड़े लोग हैं उनको परेशानियां हो रही हैं। बीरेन जी, आज 2-3 पंडित जी लोगों का मुझे फ़ोन आया, वो काफ़ी नाराज़ थे। तो मैंने उनसे पूछा क्यों नाराज़ हो, तो बोले सैनिटाइजर से हाथ क्यों धुलवाया जा रहा है, उसमें तो दारू होती है और भगवान जी के मंदिर में ये सब होना तो ये पाप है। तो मैंने कहा और कोई विकल्प नहीं है ना, अगर आपको मंदिर भी खुलवाना है, सैनिटाइजर से भी आपत्ति है, तो दो चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती ना। लेकिन विजय जी, एक बहुत बड़ी बात है कि व्यापारियों में बड़ी हिम्मत होती है कि ये सरकार के इंस्पेक्टर राज का हाथ डंडा भी खाते हैं और बीजेपी को वोट भी देते हैं, और जब मौका आता है तो ये जाएंगे वहीं। अब ये देखिए कि ये चाहे इनका व्यापार चले न चले, लॉकडाउन हो, चाहे मकान मालिक कितनों किराया मांगे, लेकिन ये देंगे उन्हीं को। अच्छा, इसीलिए कोई इनके साथ नहीं आता। अब कौन आएगा इनके साथ, जब लोग जान रहे हैं भाई समाजवादी पार्टी और बसपा और कांग्रेस सबको पता है कि ये बीजेपी को ही वोट देंगे। देखिए, हमारे यहाँ लेकिन व्यापारी बड़ा हिम्मती है ब्रजेश जी, इसकी पीठ बहुत मजबूत है। चाहे जितना पीटे बीजेपी, इनको दर्द नहीं होता। अभी कोरोना को लेके हाहाकार मचा हुआ है, तो एक व्यापारी को मैसेज, आप बैठे बिठाए संजय को तनाव दे रहे हो। नहीं ब्रजेश जी, इस पता तो देखिए इनको सब है, लेकिन ये कह नहीं पाते। एक बार आपको बताएं, एक किस्सा हुआ छोटा सा कि एक जो थी महिला थी, उसने अपने पति से कहा कि हमारी शादी को देखो 25 साल हो गए और इतने साल बीत गए कैसे पता नहीं चला। तो आदमी ने कहा कि अरे पगली, पता जब समय का पता तो कैदी को चलता है, जेलर को थोड़ी चलता है। तो जो लोग राजनीति में इसकी मार खा रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, अब वो इसका बेहतर जवाब दे। लेकिन हमारे यहाँ ब्रजेश जी 1 लाख आदमी रोज अगर इस देश में मरेगा तो 4 महीने में 1 करोड़ आदमी मरेगा और 1 साल में 3 करोड़ आदमी मरेगा और 135 करोड़ की आबादी है। हम इतनी ज्यादा बढ़ चुके हैं कि इस देश को थामने के लिए अब आबादी कंट्रोल की जरूरत है। कोरोना में आप ये देखिए कि तमाम सारी डिलीवरियां बिना ऑपरेशन के कैसे हो गई, नॉर्मल डिलीवरी हो गई। जो महिलाओं को बच्चे पेट फाड़ कर निकाले जाते थे, अरे पेट फाड़ के नहीं, ऑपरेशन करके कहते हैं भी नहीं, ऑपरेशन जबरदस्ती किया जाता था। और आज हमारे देश में परंपरा रही है
लोग ठीक होकर आ रहे हैं। ओके, तो जी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम सारे सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि साहब हमारा कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और बिगाड़ने वाला जहां बिगाड़ना था वहां बिगाड़ लिया, यहाँ इसका असर नहीं है। अरे बीजेपी के एक नेता ने तो रिवाल्वर निकाल के गोली मार दी थी, कोरोना बच गया था बेचारा। अच्छा ये बताइए, FIR हालांकि हो गई थी। जहां अफसर मौका पायरा भ्रष्टाचार कर दे रहा है, पीपी किट में भ्रष्टाचार हो रहा है, ग्लव्स खरीदने में भ्रष्टाचार हो जा रहा है, जहाँ बहुत बड़े लूट लेत बा, और आप जो है उम्मीद कर रहे हो कि इस देश में कोरोना कुछ कर पाएगा? कोरोना को तो ये भ्रष्टाचार से मार देंगे, इतनी ताकत है। लखनऊ में एक ADM है विश्वभूषण मिश्रा, उन्होंने एक साहित्य लिखा है कि मैंने अनुभव से सीखा है। ओके, आज मैं उनकी 4 लाइनें कविता की पढ़ूंगा जी, कि मैंने अनुभव से सीखा है कि सही गलत का भेद रहा ना, और चोरी पर अब खेद रहा ना, और आज पतन की चरम अवस्था, भ्रष्ट हो चली स्वयं व्यवस्था, और उन्मेलित न करती मन को मानव करुणा और व्यथा, धन लिप्सा मन पर हावी है, संस्कार पर इच्छा भारी है, ये सब मैंने अनुभव से सीखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, एक छोटा सा ब्रेक के उस पार ये डिबेट बहुत दिलचस्प आगे बढ़ेगी, क्योंकि आज हमारे साथ बहुत ही शानदार प्रवक्तागण मौजूद हैं जो इस पर अपनी राय रखेंगे कि जब कोरोना वायरस पीक की तरफ बढ़ रहा है, जब खतरा बढ़ रहा है, उस वक्त हमने सारे सुरक्षा उपाय एक एक करके क्यों हटा दिए हैं। ये एक गंभीर मसला है। एक ब्रेक के बाद इस विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब जब खतरा बेहद बढ़ता जा रहा हो, तब जब संक्रमण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा हो, तब जब हम सामुदायिक संक्रमण, जिसको कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहते हैं, उस फेज में पहुंच चुके हों, जब हमारे यहाँ नंबर ऑफ केसेस दुनिया में तीसरा ऐसा मुल्क है जहाँ सर्वाधिक मिल रहे हों, उस वक्त क्या लॉकडाउन से बाहर आना एक उचित समय है? दुनिया के दूसरे मुल्क लॉकडाउन से कैसे बाहर आए, जो लॉकडाउन में गए वो कैसे बाहर आए, इसकी एक स्टडी होनी चाहिए। उस स्टडी की फाइंडिंग्स हैं तमाम। दुनिया के दूसरे मुल्कों ने लॉकडाउन से बाहर आने के लिए 2-3 मोटे मोटे काम किए। पहला काम तो उन्होंने किया कि अपने यहाँ के कोरोना वायरस के आंकड़े देखे कि हमारे यहाँ पीक पे कब आया, पीक के बाद वो ग्राफ नीचे कब हुआ, फ्लैट कब हुआ, नंबर ऑफ न्यू केसेस कब कम हुए, न्यू डेथ्स कब कम हुई, संक्रमण एक व्यक्ति से 1:2 होना कब कम हुआ। भारत में ये 1:4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो 1:1 पे जब आया या 1:0 पे आया, तब उन्होंने लॉकडाउन से ओपन होने के लिए पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स की रिपोर्ट ली। पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स ने संक्रमण के स्तर की रिपोर्ट दी। इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, दूसरे सेक्टर से रिपोर्ट ली गई कि क्या किया जा सकता है। तब इस पर एक वृहद कार्य योजना बनी। उस कार्य योजना के मुताबिक फेज इन प्रणाली के तहत फेज वाइज धीरे धीरे इसेंशियल चीज़ें, फिर नॉन इसेंशियल चीज़ें, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर रिलीजियस प्लेसेस, ये सब खोले गए। आपको पता है कि आज से ही जर्मनी ने अपने यहाँ रिलीजियस प्लेसेस और मार्केट ओपन किए हैं। उस जर्मनी ने जिसके यहाँ पिछले 20 दिनों से नंबर ऑफ केसेस नाम मात्र के मिल रहे हैं, 20 दिनों से लगातार, तब उन्होंने आज सहमति जताई। ब्रिटेन भी आज से अपने यहाँ कुछ सर्टेन चीज़ें ओपन करने जा रहा है, जबकि उन्होंने इस वायरस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। नंबर ऑफ केसेस लगभग समाप्त होने की स्थिति में है। यूरोप में करीब करीब यही हालात हैं। ब्राज़ील की हालत आप देख लीजिए, उन्होंने हल्के में लिया, आज क्या हालत है। वो देश की अर्थ की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी ठप पड़ गई है। हजारों लोग मारे जा चुके हैं, ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या हम भी ब्राज़ील की तरफ जा रहे हैं? क्या हम अमेरिका की तरफ जा रहे हैं? क्या यूरोपियन कंट्रीज़ ने जो मृत्यु दर देखी है, जो तबाही देखी है, हम भी उसी दिशा में बढ़ रहे हैं क्या? और ये लॉकडाउन से बाहर आना, क्या ये बड़े खतरे का संकेत है या नहीं? जूही सिंह इस पर प्रकाश डालेंगी। गो अहेड मैम। ब्रिजेश जी, पहले तो इस डिबेट से ये निकल के आया कि सरकार की बस एक ही जिम्मेदारी है, जो कि विधायक जी कह रहे हैं कि जागरूकता फैलाए, बाकी उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है।
उत्तर प्रदेश में एक डिपेंडेंस है, एक नया सिस्टम निकला है नोडल के मॉडल जिले। तो रोज रोज मॉडल जिले भी बदलते हैं, आंकड़ों की भी हेरा फेरी करते हैं और नए नए नोडल जो है नियुक्त करते हैं, जो कि एक मीटिंग होती है जिसमें पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स का क्या रोल है, ये विधायक जी जरूर बता पाएंगे। आप कह रहे थे जागरूकता फैलाते हुए बेचारे एक नोडल गए थे, बाद में भाग गए थे, वो तो डांटे गए, दोबारा गए, तोमर जी ने ही शिकायत की मुख्यमंत्री। तो कोई जी गो अहेड मैम। नहीं तो तोमर जी ये बताएं ना कि मेरठ में कितने मास्क और सैनिटाइजर का वितरण हुआ, कुछ आंकड़ा होगा, जैसा कि आप एक जिम्मेदार विधायक हैं और जब आप दोबारा चुनाव में जाएंगे, आपके यहाँ जो लोग पलायन करके आए उनके लिए आपने क्या किया। आप एक नई अजीब शब्दों का प्रयोग जो है इसमें इस सरकार की बाजीगरी है। स्किल मैप, एक मिनट तोमर जी, मैं आऊंगा आप ही के पास आऊंगा, आप पूरा जवाब दीजिएगा। नहीं जी आप कंप्लीट करें जी। सर आप अपने नोडल और मॉडल आज भी आप क्या, मेरठ एक ऐसा जिला है जहां पर संक्रमण निरंतर निकल रहा है। मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, कानपुर, आपने इन सब का मॉडल कभी ना कभी राष्ट्रीय पटल पे डाला। उसके बाद केसेस कैसे बढ़ गए, नए नए, क्या आपका कंट्रोल भी नहीं है अपने अफसरों पे कि आपके नोडल भी बदलते रहते हैं, आंकड़े आप देते नहीं है। आप ये बता दीजिए आप क्या क्वारंटाइन सेंटर्स की क्या हालात है। ऑलराइट, यस डॉक्टर तोमर गो अहेड, वन बाय वन आप रिप्लाई करें जूही जी का। ओके जूही जी, अब आप इनको सुने। देखिए जूही जी, मैं यदि उत्तर प्रदेश की बात करूं तो हम सभी जानते हैं कि देश में उत्तर प्रदेश में 60% रिकवरी रेट है हम लोगों का। और जो आप नोडल की बात कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सजगता है। मेरठ की बता दीजिए ना, कितने सैनिटाइजर आपने वितरण किए। एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है मास्क और सैनिटाइजर का। क्वारंटाइन सेंटर कितने हैं, आप क्या कितने लोग पलायन करके आए हैं, माइग्रेंट लेबर्स के क्या व्यवस्था हुई है। आपने जो स्किल मैपिंग का मॉडल एक प्रस्तुत किया, उसमें कितने लोग आपने स्किल मैप किया, आप ही बता दीजिए। भारत की बात में बात कर लेंगे, वो तो हम सुन ही रहे हैं जी। नहीं, भारत की तो मैंने बात की नहीं, मैंने उत्तर प्रदेश की बात करी, मैंने भारत की बात नहीं की। मैं यदि मेरठ की बात करूं, आपने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री जागरूकता फैलाते हैं, ये आपके सेंटेंस थे। हम ये पिछली बार मैंने कहा देश के प्रधानमंत्री के बारे में। जूही जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको अनइंटरप्टेड टाइम दें और ये अपनी बात रखें। यस गो अहेड डॉक्टर तोमर। मेरठ की बात करें, मेरठ में हम लोगों ने जितने क्वारंटीन सेंटर पे जहां व्यवस्था हम लोगों को देखने में मिली, अब वहां व्यवस्था ठीक करवाने का काम भी हम लोगों ने किया है। इसके साथ साथ जितने मास्क और सैनिटाइजर का शुरुआत से ही, जिस दिन से हम लोगों का लॉकडाउन शुरू हुआ था, उसी समय से हम लोगों ने सैनिटाइजर भी, मास्क भी, राशन वितरण का कार्यक्रम हम लोगों ने किया, लगातार चलता रहा है। कम्युनिटी किचन के माध्यम से भी जो भोजन, आंकड़े लगातार नहीं, आप विधायक हैं, जागरूकता मत फैलाइए, आंकड़े दीजिए। कौन से क्वारंटाइन सेंटर्स आपने कितने बनाए, उसमें कितने लोग हैं, कहाँ मास्क वितरण हुआ, कहाँ ये लार्ज स्केल पे सैनिटाइजर वितरण हो रहा है, हमें बता दीजिए ना। हमारे यहाँ पर हमें हासिल करनी है तो इसी डिबेट पर हासिल हो जाएगी, यही आपकी जिम्मेदारी है। मैं वही बता रहा हूँ मैडम जी, जो हमारे क्वारंटाइन सेंटर बने हुए थे जी, यदि हम हमारे मुलायम सिंह मेडिकल कॉलेज, सुभाष मेडिकल कॉलेज, हमारा 5 मेडिकल कॉलेज, यानी इन जगह हम लोगों का क्वारंटाइन सेंटर, और जो आप मेरठ की बात कर रहे हैं उसमें मैं आपकी जानकारी में एक बार जरूर लाना चाहता हूँ। देखिए, मेरठ में सिर्फ मेरठ के पेशेंट नहीं आते, मेरठ में 13 जिले जो हमारे 3 मंडल हैं, मुरादाबाद मंडल, सहारनपुर मंडल और मेरठ मंडल। मेरठ मेरे लिए अनजान नहीं है ना, उत्तर प्रदेश अनजान है, ये मैं भी जानती हूँ। लखनऊ वैसे ये वही मेरठ है जूही जी, जहाँ पर कम्युनिटी किचन के ठेके के लिए बीजेपी के नेताओं और डीएम में बाकायदा झगड़ा हुआ था जी। 2-3 बार टेंडर हुए थे, कौन ज्यादा पूड़ी, कम पैसे में ज्यादा पूड़ी बांटे। विधायक जी बता पाएंगे, वो बेचारे क्या बताएंगे, उनको पता है कि कौन टेंडर के लिए वहाँ मारपीट करने गया था। नहीं, देखिए ये हमारी जिम्मेदारी है, जहाँ हमें लगेगा कि चूक होती है तो सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते सरकार आपकी जिम्मेदारी तो आपकी है ही है। जूही जी प्लीज, जूही जी उनको थोड़ा टाइम दे बोलने का। जूही जी यही उनको थोड़ा टाइम दे बोलने मैं यही बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जहाँ हमें लगा, ये देखिए ये वो सरकार है जहाँ हमें लगेगा गलती हुई तो हम उसमें सुधार भी करते हैं। हम किसी गलती को छुपाने का काम नहीं करते। यदि हमें लगा कम्युनिटी किचन में कोई समस्या थी तो वहाँ पर सुधार भी कराया। तो ये कम्युनिटी किचन का ठेका कौन से बीजेपी नेताओं ने लिया, कोई कार्रवाई हुई उनपे? देखिए, ये सड़े हुए आलू कौन बीजेपी का नेता ठेका लेके जनता को खिला रहा था? FIR हुई, जेल गया क्या कोई?
पत्रकारों के बीजेपी ऊपर तो आप योगी- मुकदमा तुरंत तोमर जी लिख लेते हो, नहीं, ऐसा ठीक नहीं है, है, बीजेपी, लेकिन ये जो योगी सड़े की आलू सरकार है, यहाँ क्वारंटाइन ठेकेदारी- सेंटर में, कम्युनिटी किचन में बीजेपी के नेताओं ने ठेके लिए थे, उन पे किसी पे भाई साहब कार्रवाई हुई? आप एक और मुझे ठेकेदार- पता है कि वो ठेकेदार- आपने एक भी बीजेपी के ठेके नहीं नेता का दिलवाए। बता दीजिए जिसका ठेकेदार हो। भाई तोमर जी, मुझे पता है कि आपने एक भी ठेके न तो लिए न पैरवी की, आपको उनके नाम लेने में क्या परहेज है जो आपके यहाँ साथियों ने योगी जी लिए? की सरकार है, उत्तर प्रदेश में उन पे ठेकेदारी कार्रवाई प्रथा कराओ। पूर्ववर्ती सरकारों में होती थी। ऑलराइट, यहाँ योगी जी की सरकार में ठेकेदारी प्रथा नहीं है। यहाँ पर वो ठेकेदार पूरे मेरठ में देखा है। सरकार आप ही की है, डिबेट 3 के बाद साल से आपके है, आपके सब लोग दोस्त ही जानते बताएंगे हैं। कि कौन कौन ठेका पूरी- लिए हैं। पहले की पूरा मेरठ सरकारों को जानता मैं है, जानती मेरठ का आप बच्चा एक बच्चा भी जानता है। ओके, देखिए, भारतीय ओम जनता प्रकाश पार्टी राजभर जी, किसी ओके, ठेकेदार से- तोमर जी प्लीज वेट, तोमर जी प्लीज वेट, ओके। ओम प्रकाश राजभर जी, भाई मुझे बताइए कि अब आगे क्या किया जाए, क्योंकि ये स्थितियां तो विकट होती जा रही हैं, आगे का क्या रास्ता है? देखिए, हमारे दो तीन बातें उभर के आई हैं चर्चा के दौरान। हमारे विधायक जी सफाई दे रहे हैं सरकार की तरफ से, अच्छी बात है, उनका काम भी है सफाई देना। जब 150 विधायक सदन में खड़ा होकर के विरोध कर रहे थे अपने अधिकार को लेकर के, तब कहाँ थे तोमर जी विधायक जी? धरने पर बैठे थे विधायक, वो दिन याद कर लीजिए, ओम प्रकाश राजभर सदन में था। और व्यापारियों के सवाल पे जैसे हमारे साथी ने कहा कि माल खुले हैं, हम बिजली का बिल नहीं दे सकते, हम चाहते हैं कि बिजली का बिल माफ हो, किराया माफ हो। हम देश की सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जब 68,407 करोड़ रुपया 50 बड़े गुजरातियों का माफ हो सकता है, तो सरकार इन व्यापारियों का जो किराया है, बिजली का बिल है, जो स्कूलों की फीस है, ये सरकार क्यों नहीं अदा करती है? आपको गुजरातियों से कोई जलन ये नहीं? सफाई तो बहुत दे रहे हैं, और कोरोना नहीं, सरकार से हमारी जलन नहीं है, गुजरातियों से कोई जलन हम है? जो कह रहे हैं, अभी हमारे विधायक माननीय विधायक जी कह रहे थे कि सबको जानकारी दी जा रही थी कोरोना से कैसे बचना है। बचा कौन? जानकारी इन्होंने किसको दिया? उत्तर प्रदेश में 403 विधायक में एक भी विधायक अगर कोरोना का पेशेंट हुआ हो, एक भी अमीर हुआ हो, सजा कौन भुगत रहा है? गरीब। जो मध्यम वर्ग का है वही तो सजा भुगत रहा है। अरे रैली कर तो रहे हैं ना, और क्या चाहिए? रैली कर रहे हैं ना। रैली देखिए, रैली में आपने गृह मंत्री जी का बीजेपी बयान सुना? कोरोना गरीब और अमीर लेके नहीं आता। नहीं, गृह मंत्री भाई तोमर जी एक सेकंड रुक जाओ जरा, राजभर जी बोल रहे हैं, आपके गहरे अरे मित्र भैया हैं। मेरे, आप बताओ, एक हाँ। अमीर को बताओ कोरोना हुआ हो विधायक जी? आप देखो, हमसे बतिया रहे हो विधायक जी, एक पेशेंट बता दो अमीर को जो कोरोना हुआ हो। सारे गरीब तो झेल रहे हैं। अरे कनिका कपूर को सारे हुआ तो गरीब था, झेल रहे हैं, आप कहां से बतिया रहे हो? कनिका कपूर को हुआ तो था। कहां कनिका कपूर को हुआ? निगेटिव तो आया, निगेटिव आया। अरे तो क्या चाह रहे हो, कनिका विधायकों को कपूर कोरोना हो निगेटिव जाए? आया। क्या और मैं चाहते हो पूछना विधायकों को चाहता हूं कोरोना कि हो जाए? 18 मार्च माननीय बड़े भाई जी, 18 मार्च का दिन मुझे याद है कि संसद में जब कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मास्क पहन करके अंदर अगर गए थे, उस समय स्पीकर महोदय ने सदन से बाहर निकाल दिया कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है, यहाँ इस समय देश में नहीं है, आप लोग बाहर चले जाओ। वो दिन मुझे याद है। ये माननीय विधायक जी क्या बताएंगे? प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं कि मैं जनवरी से स्क्रीनिंग करा रहा हूं। उत्तर प्रदेश सरकार की तो और सदन पाकिस्तान में तक 18 में तारीफ को हो रही निकाला जा रहा है। लोकसभा में। आप क्यों नाराज हो? उत्तर प्रदेश सरकार की तो पाकिस्तान में तारीफ हो रही ये है। खाली हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान में तारीफ हो रही है, पता है वो आपको? पाकिस्तान में तो होगी ही। आज छपा है अखबार में कि पाकिस्तान में की पाकिस्तान तारीफ के होगी इस नाते हाँ। कि इनको पाकिस्तान दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश में लोग मर रहे हैं, ओके, उत्तर प्रदेश में लोग मर रहे हैं कोरोना से। एक भी अमीर को, एक भी नेता को बताइए जो मरा हो। ओ माय गॉड, सब आप तो तो गरीब पीछे ही पड़ बेचारे गए मर रहे नेताओं हैं। के। चाहे वो भूख से मरे हैं, चाहे ट्रेन में मरे हों। ओके, आचार्य प्रमोद हम कृष्णन जी, नेताओं को नहीं, देखिए योगी हम जी इस के नाते काम कह की रहा हूं। सराहना तो अब सरहद पार पाकिस्तान तक पहुंच गई है, वहां लोग सराहना कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अच्छा काम हो रहा है। आपको क्या ऐतराज है? देखिए ब्रजेश जी, एक तो ओम प्रकाश राजभर जी की बात से मैं सहमत हूं। उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया है, और मुद्दा ये है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में हर एक तबका प्रभावित हुआ है, चाहे वो
शहर में रहता है चाहे वो गांव में रहता, किसान, जवान, व्यापारी, पत्रकार, डॉक्टर, वकील सब प्रभावित हुए। तो कम से कम ये 3 महीने का जो पीरियड है उत्तर प्रदेश की सरकार को इसका बिजली का बिल ही माफ कर देना चाहिए, और भाई पूरा नहीं माफ करते हो आधा कर देना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति प्रभावित हुआ है। वो इन्होंने नहीं किया और शायद ये करेंगे भी नहीं। अब दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ हो रही है पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान ने किसी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर की तारीफ कर दी होती तो वो देशद्रोही घोषित कर दिया गया होता। लेकिन अब क्योंकि योगी जी की तारीफ पाकिस्तान में हो रही है तो अब नया दोस्ती हो रही है, तो भाई मुबारक हो बीजेपी को पाकिस्तान की तारीफ। हमें पाकिस्तान से न तारीफ की दरकार है न तवक्को है, और हम चाहते भी नहीं है। वो हमारा दुश्मन देश है, रोज हमारे जवानों की शहादत होती है, हम उससे तारीफ का सर्टिफिकेट लेना नहीं चाहते। हमें खुशी तब होती जब जूही सिंह की पार्टी तारीफ करे सरकार की, हमें खुशी तब होगी जब दूसरे और विपक्षी दल जो बीजेपी से बाहर हैं वो तारीफ करते, तो हमें खुशी होती। अब मुद्दा आता है भाजपा के विधायक जी जो कह रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी की बात, बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी ने जो जो कहा वो इस देश की जनता ने किया, हमने भी किया, विरोधी होने के बावजूद किया। लेकिन भाई अब प्रधानमंत्री जी 20 दिन से नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? लॉकडाउन का फैसला जब किया तो प्रधानमंत्री जी ने किया, और जब लॉकडाउन खुलने की बात आई तो उन्होंने अपने को अलग कर लिया। मुझे लगता है इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत जो सरकार कर रही है कि जब बीमार 1000 हैं तो साहब देश बंद होगा, जब 2.5 लाख पार हैं तो साहब देश खुलेगा। अरे भाई आपको साफ साफ बताना चाहिए, देश की जनता ने तुम्हें मैंडेट दिया है, ये तख्त और ताज बख्शा है। इस देश की जनता की एक एक आदमी की जिंदगी की कीमत समझो। सोमेंद्र तोमर तो कह रहे हैं कि नियंत्रित कर लिया, दुनिया भर में सराहना हो रही है, चूंकि मोदी जी की दुनिया में सराहना हो रही है इसलिए आचार्य जी को जलन हो रही है। इन्होंने ब्रजेश जी मुझे जलन नहीं है, मेरा सीना फूल के कुप्पा हो जाए मेरे प्रधानमंत्री की तारीफ हो, लेकिन इस देश की जनता के जीवन की कीमत क्या है? वीरेंद्र जी जब कह रहे थे कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने का एक नया तरीका तो नहीं है ये बीजेपी का कि मरे मरे जिए जिए। अरे भाई ये कैसा मामला है? शराब के ठेके खोल देते हो तो उसमें कौन सा एक्सपर्टीज की राय ली थी आपने? ट्रांसपोर्ट जब खोला कौन से एक्सपर्टीज की राय ली थी? एक साइड की दुकान खुलेंगी एक साइड की बंद रहेंगी, कौन से एक्सपर्टीज की राय ली थी? कौन? ये क्या तरीका है कि जब पेशेंट कम है तो देश बंद, और जब पेशेंट का पूरा बवाल मच रहा है तो देश खुलेगा? अरे साहब हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, इस तरह देश को गुमराह मत करिएगा। देश के एक एक नागरिक की जान की कीमत समझिएगा, और तख्त और ताज बदलने में देर नहीं लगती है। इस देश की जनता जब अपना करवट लेगी, लेकिन मुझे लग रहा है वो समय जल्दी आएगा, और देश की जनता ये जान चुकी है कि इस देश की सरकार अपनी साख खो चुकी है, और ये कोरोना आपकी सरकार को ले डूबेगा। अगर इसमें जितनी भी जाने जाएंगी ब्रजेश जी, उसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी, और इस सरकार की होगी। डॉक्टर तोमर 20 सेकंड आप रिप्लाई करें। मेरा ये कहना है विजय जी, सारे वरिष्ठ हमारे साथ हैं, ओम प्रकाश जी हमारे बड़े वरिष्ठ है जी, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा कि विपक्ष के साथी हमारे चाहते क्या है। जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई तो इन लोगों ने क्वेश्चन उठाया कि लॉकडाउन क्यों है। विपक्ष के साथी ये चाहते हैं कि कम्युनिटी किचन का ठेका किसने लिया ये बताया जाए, पूरी कौन कौन बंटवा रहा था मेरठ में। मेरा ये कहना विजय जी, स्वास्थ्य मंत्री ने चिट्ठी लिखी, अरे ये पैसे कहाँ ले जाओगे भाई? गरीब को पैसा खा गए, कम्युनिटी किचन को पैसा खा गए, अरे ये दौलत कहाँ जाएगी? मैं चाहता हूँ कि स्वास्थ्य मंत्री माननीय जयप्रकाश सिंह जी ने चिट्ठी लिखा है मुख्यमंत्री को स्वास्थ्य विभाग में जांच के लिए। घोटाला हुआ क्या, उसकी जांच हुई? आपसे बहुत छोटा जांच का आदेश हुआ? बहुत वरिष्ठ है हमारे, कहाँ बहुत वरिष्ठ है आप? नहीं राजभर जी पूछिए, राजभर जी पूछिए सवाल आप तोमर जी से। राजभर जी पूछिए। नहीं मैं पूछ रहा भाई साहब से, विधायक जी से पूछ रहा हूँ कि मंत्री स्वास्थ्य मंत्री जी ने चिट्ठी लिखा है मुख्यमंत्री जी को कि स्वास्थ्य विभाग में घोटाला हुआ उसकी जांच करा लिया जाए, तो क्या कोई कमेटी बनी, कोई टीम बनी जांच के लिए? मंत्री बेचारे ने कहाँ कंप्लेन की? हेल्पलाइन पे कंप्लेन की। अरे मैं आपको दिखा दूं, चिट्ठी मेरे पास है, मोबाइल में मेरे पास है। अरे मालूम है, मैं तो बता रहा हूँ कि हेल्पलाइन। मैंने कहा ये वो सरकार है कि यदि कहीं कुछ गलती लगती है तो हमारे माननीय मंत्री आवाज उठाने की स्थिति में है। यदि उन्हें कोई गलत लगा तो उन्होंने इस बात को कही। आप पूर्व सरकारों को देखे ना, इनके स्वास्थ्य मंत्री तो पोर्टल पे कंप्लेंट कर रहे थे। माननीय विधायक जी मैं पूछता हूँ क्या कार्रवाई हुई उस पे? नहीं हुई। मंत्री पोर्टल पे कार्रवाई हुई उस पे? नहीं हुई। क्या कोई कार्रवाई भी नहीं हुई?
अरे जब पूरी बांटने के ठेके की जांच नहीं हुई तो घोटाले की जांच कैसे हो जाएगी? 58,500 68,500 वाले में घोटाला हुआ। 2200 में 10 जगह कह चुके हैं कि जांच हो कम्युनिटी सेंटर की। इनकी बात कहाँ सुनी जा रही है? ये तो कह रहे हैं कि पूरी बांटने की जांच हो। नहीं सुनी जाएगी। 95% विधायक संजय गुप्ता, व्यापारियों की एग्जैक्ट डिमांड क्या है? संजय बताओ आप जी, 1 सेकंड रुक जाइए आप लोग। संजय जी बताइए, एग्जैक्ट डिमांड क्या है आप लोग की? क्या देखिए, सबसे पहले तो हम लोग चाहते थे राहत पैकेज मिले, लेकिन राहत पैकेज की जगह लोन पैकेज दिया गया है। और जो राजभर जी ने बात कही वो वास्तव में सही बात कही इस समय, और आपने जो बात कही बिजली के फिक्स चार्जेस की, ये दोनों बातें एकदम वाजिब है। व्यापारियों को राहत मिलनी चाहिए और व्यापारियों को भगवान भरोसे नहीं छोड़ना। सरकार से कोई बातचीत हुई आप लोग की? सरकार से लगातार हम लोग कहते रहते हैं लेकिन कोई सुन नहीं रही है। तो वेबिनार तो बहुत अटेंड करते हो आप लोग मंत्रियों के साथ। नहीं, ट्विटर पे अच्छी आप लोग की फोटो डाल के आपको बेच देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। वेबिनार के माध्यम से लगातार हम लोग अपनी बात कह रहे हैं और अभी तक की ना विद्युत के फिक्स चार्जेस की बात। क्या कोई मंत्री आपको यह आश्वासन दिया कि बिजली के फिक्स चार्जेस जब इस्तेमाल नहीं हुई तो हम किस बात का फिक्स चार्जेस दें? नहीं, किसी ने नहीं दिया। तो आपको बोलना चाहिए इस विषय। लगातार हम लोग बोल रहे हैं और लॉकडाउन के चलते, इस समय महामारी के चलते हम लोग आंदोलन की दिशा में नहीं जा रहे हैं, लेकिन जल्दी ही हम लोग इस दिशा में भी जाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का पैनल में मेरे साथ निकालने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तोमर जी, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, फिर किसी दिन आपके साथ बैठेंगे। बहनों भाइयों, खतरा बढ़ गया है, आपको ज़्यादा सावधानी, ज़्यादा सतर्कता की आवश्यकता है ताकि इस कोरोना वायरस पर नियंत्रण स्थापित कर सकें। मास्क जरूर पहनें, हाथ धुलते रहें, सावधानी बरतें, फिजिकल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोशिश करिए घर से ना निकलिए, सरकारें कुछ भी खोल दें पर आप अपने घर पे रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।